हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स की जो चैप्टर नंबर 10 है फ्लूइड मैकेनिक्स, या उसे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस जाके देख लेना, इस चैप्टर की हर टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि नॉलेज थोड़ा प्रॉपरली मिल जाए, इन द सेंस हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो वो हम लोगों का बेसिक आइडिया था कि क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर बीच हम आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ है ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछेंगे, जिस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं उसी टाइप की क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो ये क्वेश्चन है पढ़ लो आप लोग एक बार, उसके बाद मैं अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग एक बार पढ़ लो अच्छे से। हाँ, पढ़ रहे हो? ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है वहाँ पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो अच्छे से, एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी मतलब उतना भी इजी नहीं, लेकिन मैं इजी करा दूंगा। ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा, बहुत इजी है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्चुअल में क्वेश्चन में 2 केसेस दिया गया। ठीक है, एक केस नंबर 1 केस क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, तो नंबर 1 केस में बोला गया सपोज वाटर है, यहाँ पे लेट्स से वाटर है, ये सब वाटर है, तो ये सी वाटर नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे काम करते हैं ना, एक ऐसे तालाब बना दिया, ये कौन जो है मतलब ये रिवर वगैरह मान लो, तो ये वाटर है। ठीक है, ये सी वाटर नहीं है। और दूसरा केस में यहाँ पे एक्चुअल में 2 क्वेश्चन दिए गए है ना, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन में बोला ये जो वाटर है ये सी वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया ये सब क्या है, सी वाटर है, और ये वाटर है नॉर्मल वाटर। ठीक है, तो अभी देखो इस केस में सपोज एक आइसबर्ग है। ठीक है, तो आइसबर्ग ऐसे होता है ना, तो ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग के ज़्यादातर हिस्सा पानी के नीचे रहता है। ठीक है, और इस केस में भी अगर एक आइसबर्ग होंगे, सेम होंगे, ज़्यादातर हिस्सा पानी के नीचे ही रहेंगे ऑब्वियसली, तो आप ये जानते हो, तो इसलिए तो बोलते हैं ना टिप ऑफ एन आइसबर्ग। क्यों बोलते हैं टिप, मतलब ये जो ऊपरी हिस्सा है एकदम, जो हमारे लिए जो ये फिजिबल हिस्सा है, तो इस हिस्से को टिप बोला, आइसबर्ग की टिप है ना, तो टिप ऑफ आइसबर्ग क्यों बोला, क्योंकि इतना बड़ा आइसबर्ग का छोटा सा टिप, छोटा सा हिस्सा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो आइस है सेम ही आइस मान लेते हैं, डायग्राम सेम बना लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी वाटर की केस में आइसबर्ग ऐसे इस तरह से डुबोया हुआ है। ठीक है, और जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नीचे है पानी के अंदर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, उसमें क्या पूछा गया कि कितना हिस्सा पानी के नीचे रहेंगे, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ आइसबर्ग यहाँ पे पानी के अंदर, पानी के नीचे रहेंगे, वो पूछा गया। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट करके निकाला, कितना आया, 91.7% ऑफ दिस होल आइसबर्ग विल बी इनसाइड द वाटर। ठीक है, मतलब अब बोल सकते हो 0.917 हिस्सा जो है ये इतना सा पोर्शन इनसाइड द वाटर रहेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया, लेकिन कैसे ये हुआ मैं समझाऊंगा अच्छे से, एकदम इजी है, समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इस केस में जो सी वाटर की केस है, ये नंबर 2 केस है, इसमें क्या हो रखा है कि यहाँ पे जो ये आइस की पार्ट है, ओके, तो ये जो टिप ऑफ आइस है व्हिच इज आउटसाइड द वाटर, जो हमारे लिए फिजिबल है, तो ये हिस्सा कितना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटसाइड द वाटर जो फिजिबल आइसबर्ग है वो कितना होंगे, वो हमें पूछा गया। ये है नेक्स्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच सकते होंगे कि मतलब यहाँ पे जो आइसबर्ग है, सपोज यहाँ पे इस आइसबर्ग की जो नीचे की हिस्सा है, मतलब इनसाइड द वाटर, वो है 91.7%। ठीक है, तो वो नीचे है ना, तो आउटसाइड कितना होंगे, आउटसाइड इससे माइनस करो ना, 100 से माइनस करो, कितना आएंगे, यहाँ पे आंसर कुछ आएंगे 8.3 आएंगे शायद। ठीक है,
तो 8.3% ऑफ आइसबर्ग इज आउटसाइड, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सोच सकते होंगे कि ये जो पोर्शन है तो ये पोर्शन भी कितना होना है, ये पोर्शन भी 8.3 उतना ही होना है, मतलब इसका जो माइनस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये है नॉर्मल वाटर और ये है सी वाटर। तो सी वाटर की जो डेंसिटी है वो अलग है नॉर्मल वाटर से, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर की जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, वो होता है 1000 kg मीटर इनवर्स स्क्वायर क्यूब, ठीक है। और जो सी वाटर की डेंसिटी है वो सी वाटर की डेंसिटी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मतलब सी वाटर की डेंसिटी यहाँ पे मैंने लिख के रखा 1024 इतना सा होता है kg मीटर इनवर्स क्यूब, ओके। तो सी वाटर की डेंसिटी होता है 1024 kg मीटर इनवर्स क्यूब। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी यहाँ पे ये आंसर अलग अलग होंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो नीचे की हिस्सा है यहाँ पे अंदर वो कितना परसेंट है, इतना परसेंट, और ऊपर की हिस्सा कितना होंगे, इसका माइनस होंगे। लेकिन इस केस में उतना नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज डेंसिटी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अभी ये जो सॉल्यूशन है इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आना क्या पूछा हमें, तो हमें पूछा यहाँ पे कितना होंगे, कितना पोर्शन पानी के नीचे होंगे और यहाँ पे कितना पोर्शन पानी के ऊपर होंगे आउटसाइड द वाटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ आइस रो, हमने ये रो एज्यूम किया, रो इज द डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है। तो ये कितना दिया गया 917 kg मीटर इनवर्स क्यूब। मतलब एक मीटर क्यूब की अगर बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स मान लो 1 मीटर क्यूब की, ठीक है, उसमें अगर आप आइस रखोगे कितना केजी आइस आएंगे वहाँ पे 917 kg। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है जिसको हमने रो डेश से डिनोट किया वो कितना है 1000 kg मीटर इनवर्स क्यूब। मतलब उसी 1 मीटर क्यूब की जो बॉक्स है वहाँ पे अगर पानी रखोगे उस पानी की कितना वजन आएंगे, कितना आएंगे, मास 10⁻³ kg, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब की अगर एक बॉक्स ले लो, ठीक है, उस बॉक्स में अगर पानी डालो, उस पानी की जो मास होंगे वो मास कितना होंगे 1000 kg, ठीक है। और वहाँ पे अगर आइस डालोगे तो आइस कितना होंगे 917 kg। मतलब आइस की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हमें। तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो ये टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि वेट ऑफ द आइस पीस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे एक बार समझ लो एक्चुअल में क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ऐसे कुछ कंटेनर लिया, ठीक है। तो इस कंटेनर में पानी रखा, इस तरह से इतना सा पानी रखा। तो अभी मान लेते हैं, पहले से मान लेते हैं कि पानी इस कंटेनर में यहाँ तक है, ठीक है। द मोमेंट यू पुट ए बॉक्स हियर, जब एक बॉक्स रखोगे यहाँ पे तब क्या होंगे, ये पानी की जो लेवल है वो थोड़ा सा राइज होंगे, ठीक है। तो लेट्स से पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। पानी पहले यहाँ तक था, अभी पानी यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब इतना सा पोर्शन क्या हुआ, राइज हुआ पानी की, ठीक है। तो इतना सा हिस्सा डिस्प्लेस हुआ पानी की, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड पानी है, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वाटर है, इस डिस्प्लेस्ड वाटर के कुछ मास होंगे। तो उस मास को सपोज बोला हमने m, और उस मास को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो mg लगा दिया। तो mg मतलब जिस फोर्स से ग्रेविटी इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड को खींच रहा है उसी को हमने तो वेट बोला है ना, मतलब वेट तो है ही वो। तो ये जो वेट है उस वेट को, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट है, ठीक है, तो उस वेट को हमने यहाँ पे लिया। देखो इधर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वो कहता क्या है कि अगर इस बॉडी की, देखो एक्चुअल में ये जो बॉडी है जिसको डुबोया आपने, इस बॉडी की भी तो वेट होंगे ना। उस बॉडी की जो वेट है उसको हम लोग सपोज कैपिटल mg बोल दिया, ठीक है। तो उस बॉडी की जो वेट होंगे, उस बॉडी की वेट और ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट है, दोनों अगर इक्वल होंगे तो क्या होंगे, तो ये जो बॉडी है ये से फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा डूब गया, तो ये बॉडी इस तरह से फ्लोट करेंगे, ठीक है यहाँ तक।
और अगर ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है, बॉडी की वेट से, उस केस में क्या होंगे, उस केस में बॉडी कुछ इस तरह से फ्लोट करेंगे। यहाँ पे बना देते हैं, तो थोड़ा आधा हिस्सा ऊपर होंगे और आधा हिस्सा इस तरह से नीचे होंगे। तो ये केस क्या कब होंगे, जब ये जो बॉडी है, इस बॉडी की जब वेट कम होंगे, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट होंगे वो ज़्यादा होंगे बॉडी की वेट से, ठीक है। उस केस में क्या होंगे, इस तरह से बॉडी फ्लोट करेंगे, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, जिस तरह से मतलब जहाज वगैरह फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो आइसबर्ग कुछ इस तरह से ही फ्लोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता क्या है कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होंगे उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट इक्वल होंगे किससे, बॉडी की वेट से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, वेट ऑफ द आइस पीस, जो वो बॉडी है मान लेते हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो अभी देखो वेट ऑफ द आइस पीस को हमने mg बोला, आइस पीस की जो वेट है mg, इस केस में हम लोग वेट को mg लिख दिया, है ना। और जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो कितना है, m-g। इसका मतलब पहले सपोज यहाँ तक था लिक्विड, द मोमेंट यहाँ पे आइसबर्ग आ गया तब इतना सा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास को हमने क्या बोला, m' बोला, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास इज इक्वल टू क्या होंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस। तो यहाँ पे जो मास है, इस मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m' है, तो यहाँ पे रो डैश फी डैश लिख दिया, ठीक है, एकदम सिंपल सब्सटीट्यूशन। तो नेक्स्ट केस में क्या है, जी कैंसिल हो गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करने के बाद ये आया, ठीक है, फी डैश बाई वी इज इक्वल टू रो बाई रो डैश। अभी यहाँ पे देखो, ये जो रो है डेंसिटी, ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस, जिसको हमने रो लिखा 917 kg मीटर इनवर्स क्यूब, तो यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो रो डैश है वाटर की डेंसिटी वो हमने लिखा, तो कैलकुलेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आंसर जो आएंगे 0.917, 91.7% आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आया यहाँ पे परसेंटेज कैसे है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप एक काम करना, जो यहाँ पे दिखाई देते हैं ना, क्या है, नहीं अभी रहने दो, हम लोग जब ये केस करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, वहाँ पे निकल के दिखाएंगे परसेंटेज, तो इतना परसेंटेज आएंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि पानी के नीचे कितना हिस्सा, 91.7%, इतना सा हिस्सा पानी के नीचे रहेंगे, वो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा, देखो एक चीज़, ये जो फी डैश है, फी डैश क्या होंगे, ऑब्वियसली ये जो m' है, m' क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की मास, यहाँ पे हमने डिस्प्लेस्ड लिक्विड इतना सा रखा था, है ना, तो इसकी जो मास है उसको m' बोला था, तो m' इज इक्वल टू इतना सा लिखा। इसका मीनिंग क्या है, फी डैश इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फी डैश बाई फी डैश को हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इसी को हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर। ऐसे क्यों लिखा उसको समझो, ठीक है। तो जितना आइस का हिस्सा, जितना ऑब्जेक्ट का हिस्सा वाटर के अंदर जाएंगे, उतना ही वाटर, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होंगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ऐसे इस तरह से डुबो दिया, जितना वॉल्यूम नीचे जाएंगे उतना ही वॉल्यूम पानी के, मतलब उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होंगे कि नहीं, ऑब्वियसली होंगे। तो इसका मतलब इतना सा वॉल्यूम आइस की पानी के अंदर गया, और इतना सा वॉल्यूम की वजह से जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, उसको हमने क्या बोला, फी डैश, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द वाटर। तो हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की जगह पे वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द वाटर लिख दिया, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक, ओके गुड। तो अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ होल आइसबर्ग फी, मतलब ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है इस आइसबर्ग की, वो है फी। तो अभी देखो यहाँ पे इसी का वैल्यू जो है 91.7%, मतलब इतना होल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग में से कितना आइसबर्ग इनसाइड है, दैट इज 91.7%, ठीक है।
तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन के है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि अगर इसी आइसबर्ग को हमने अगर सी में रखा, ओके, तो उस केस में कितना हिस्सा वाटर की ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो उसको हमने सॉल्व करके रखे यहाँ पे। देखो, इन केस ऑफ आइसबर्ग एट सी, तो इस केस की बात कर रहे हैं, फिजिबल फ्रैक्शन इज, कितना हिस्सा ऊपर फिजिबल होंगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस दिस मच। मतलब क्या है, इतना सा जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है, इस हिस्से को हमने बोला इनसाइड, है ना। इनसाइड कितना होंगे, उसको हमने वी डैश बाय वी बोला, अभी अभी वही सॉल्व किया ना, ठीक है। तो देखो 1 मतलब है पूरा का पूरा, मतलब होल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा में से अगर जितना डूबा हुआ है उसको माइनस करें तो क्या मिलेंगे, ऊपरी हिस्सा मिलेंगे, ऑब्वियसली, है ना। तो 1 माइनस वी डैश बाय वी लिख दिया, तो यहाँ पे 1 माइनस रो बाय रो डैश लिखा। ये कैसे लिखा, तो मतलब इसको रिप्लेस किया, क्यों किया, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आया ना, वी डैश बाय वी इज इक्वल टू रो बाय रो डैश, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला की मदद से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस किया वी डैश बाय वी को रो बाय रो डैश से, ठीक है। यहाँ तक आसान है ये सब, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या किया हमने, 1 माइनस, ये जो रो है, रो इज द डेंसिटी, किसका डेंसिटी था, रो इज द डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है। तो आइस की जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी को यहाँ पे लिखा 917, ठीक है। और फिर जो रो डैश है, रो डैश किसका डेंसिटी है, रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वाटर है, इसकी डेंसिटी है रो डैश, और उसको हमने कितना लिखा, यहाँ पे हमने रो डैश क्या लिखा, यहाँ पे हमने नॉर्मल वाटर की डेंसिटी लिखा जो है 1000, लेकिन इस केस में रो डैश क्या लिखेंगे, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी वाटर की डेंसिटी जो है 1024। मतलब जो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी है उससे सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, करने के बाद आंसर कितना आया, 0.105। तो इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, यहाँ पे देख लो एक बार। तो इसको परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें करना होगा मल्टीप्लाई 100 बाय 100 से। तो अभी देखो ऑब्वियस सी बात, इसको हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब 100 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो बैक अगेन हम लोग यही आंसर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 100 बाय 100 किया, तो 100 से ये जो मल्टीप्लाई होंगे तब आंसर कितना आएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होंगे तो 10.5 होंगे, है ना, इंटू 1 बाय 100 इंटू 1 बाय 100 होंगे, ऐसे होंगे। तो ये जो 1 बाय 100 है, इसकी मीनिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग होता है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज सिंबल की मीनिंग होता है 1 बाय 100। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि वाटर की ऊपर जितना आइसबर्ग के हिस्सा रहेंगे वो कितना होंगे, 10.5%। तो ये केस सी वाटर के लिए, लेकिन नॉर्मल वाटर के केस में क्या होंगे, ये जो हिस्सा है ऊपर, ओके, तो ये हिस्सा कितना होंगे, ये हिस्सा 100 माइनस 91.7, ये कितना होंगे 8.3, ठीक है। तो 8.3% इस केस में, ये नॉर्मल वाटर के केस में 8.3% ऑफ आइसबर्ग विल बी अप अबव द वाटर, ठीक है। तो इस केस में कितना हिस्सा ऊपर रहेंगे, इस केस में रहेंगे 10.5%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सी वाटर की केस होंगे उस केस में आइसबर्ग नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, एक काम करो ना, आप लोग इसको पॉज करो, वीडियो को आराम से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है।